चलो बच्चों, आज पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। वैसे तो ये चीज़ तुम लोग जानते ही हो, लेकिन ट्वेल्थ में जितना इलेवेंथ में यूज़ किया है ना मल्टीप्लिकेशन का, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बार क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हुए बहुत बार डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग आज की क्लास में एक रिवीजन करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। इसको अच्छे से समझते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, ठीक है। देखो, वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग सा होता है। वेक्टर्स को अगर किसी स्केलर से मान लो आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने कोई वेक्टर लिखा ए और मैं इसको लिखता हूं 3i कैप प्लस 2j कैप, और मैं इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मान लो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 टाइम्स ए अगर आप करोगे तो ये हो जाता है 15i कैप प्लस 10j कैप। सिंपली हर एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन बड़ी छोटी सी चीज हुई है, तो अगर मैं -5 लिखता तो ये वैल्यू हो जाती -15i कैप -10j कैप, है ना भाई। तो बच्चों यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता है, ये केवल चेंज करता है मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर को तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में तो चेंज होगा ही, मगर डायरेक्शन विल बी रिवर्स। मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर 5a होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड को 5 टाइम्स करोगे तो वेक्टर की लेंथ भी 5 गुना हो जाएगी। लेकिन ये वेक्टर होगा -5a। इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड को, लेंथ को तो 5 टाइम्स किया ही है, लेकिन डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया है। तो इस तरीके से वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसान बात है। लेकिन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमको सीखना है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, खास तौर पे क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस जब भी आप फाइंड आउट करोगे फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड का, आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है काफी। तो है तो छोटी सी चीज, लेकिन ये छोटी सी चीज अगर नहीं आती होगी तो हम परेशान होंगे, है ना। तो वो नहीं होना है। तो बात ये है बच्चों, जब भी हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के। एक है स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट निकलेगा स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसी तरीके से अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो रिजल्टेंट है, जो इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा, दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। हमको एक एक करके दोनों को समझना है, पहले स्केलर प्रोडक्ट और फिर वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। समझते हैं इसको। तो मैं स्केलर प्रोडक्ट से शुरुआत कर रहा हूं। पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। और मुझे पता है कि तुम लोग इतना कुछ कर चुके हो ना 11th क्लास में, कोई भी बच्चा 0 पे तो है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर है। हाँ, परफेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें तुम जानते हो। अब तुमको क्या करना है, धीरे धीरे चीजों को इस तरीके से गैदर करना है कि बाकी के चैप्टर्स में कैसे अप्लाई होगा ये समझ पाओ, है ना। बस इसको समझते हैं। अब अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ते थे कि भाई एक कुली अपने सर पे सामान रख के चल रहा है, ये रहा अपना कुली, और ये बेचारा कुछ सामान उठा करके आगे बढ़ रहा है। इसको मैं प्रॉपरली बना दूं तो सामान इसके सर पे कुछ रखा है और ये बेचारा आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों जब ये चल रहा होगा तो छोटी क्लासेस से पूछते थे ना कि कितना मैकेनिकल वर्क किया होगा इसने। अब देखो, मैकेनिकल वर्क की अगर बात करें
तो इसके सर से सामान पर फोर्स लग रही है। मैं ना यहां पर बात करने वाला हूं सिर्फ वर्टिकल फोर्स की। तो सोचो ऐसा क्यों, इससे सामान गिर भी तो पाएगा, गिर सकता है ना। तो सामान को इसने पकड़ा हुआ है, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, ये कंफर्म बात है कि कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा जिसकी वजह से ये सामान हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं इस नॉर्मल रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। हम कहते हैं कि इस नॉर्मल रिएक्शन का जो मैकेनिकल वर्क है वो 0 के बराबर है बच्चों। और इस वजह से छोटी क्लासेस में भी जब आप वर्क पढ़ते थे तो हम वर्क को लिखते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। मतलब जो वर्क होता है किसी फोर्स का वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि फोर्स कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, बल्कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करता है फोर्स पे भी, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे भी, और ये डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे। इसीलिए हम कोसाइन ऑफ द एंगल यहां पर लिख देंगे, है ना। तो हमने छोटी क्लासेस में डिफाइन किया इस तरीके से कि एफ एस कॉस थीटा वर्क डन होता है। लेकिन फिजिक्स में हमको बहुत बार ऐसी क्वांटिटीज मिलती हैं जहां पर जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करती है दो अलग अलग क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पे और कोसाइन ऑफ द एंगल पर भी। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो आप हमेशा ही ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी ए हो गई, क्वांटिटी बी हो गई, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो कोसाइन ऑफ दैट एंगल पे ये क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, और इसको मैं बोल देता हूं रिजल्टेंट, और इसी को हमने नाम दे दिया डॉट प्रोडक्ट। बच्चों जैसा मैं बता रहा था कि वेक्टर्स जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, और मैथ्स हमने बनाया है अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए। तो हमको जैसा ठीक लगेगा, हमको जैसे आसानी होगी उस तरीके से फिजिक्स में मैथ्स को बनाएंगे। तो हमने देखा कि यार बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स को आप मल्टीप्लाई करो, इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल लिखोगे तो आपको पता चल जाता है कि कितना हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है। तो क्यों ना ऐसा करें कि एक प्रोडक्ट डिफाइन कर देते हैं। ए डॉट बी जब भी लिखेंगे तो ये ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। इस एक्सप्रेशन में एक और बड़ी बात आपको दिख रही होगी, एलएचएस में तो वेक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आरएचएस में आपको मिल रही है केवल एक स्केलर रिजल्टेंट। तो हमारा ये जो रिजल्ट आता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको देख करके बहुत सारी चीजें और समझ में आ रही होंगी। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बनाना चाह रहा हूं, आपको ये दिख रहा होगा दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 है। तो ये बहुत बेसिक सी बात, लेकिन इसका हम इस्तेमाल करेंगे कई जगह, है ना। और बच्चों ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जैसे आपने ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखा है, अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप कर दूं तो क्या मिलेगा। ऑब्वियसली आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होना ही है। इसी के साथ आप कह सकते हैं जे कैप डॉट के कैप, इसी के साथ हम कह सकते हैं के कैप डॉट आई कैप, ये सारे फैक्टर्स 0 ही होंगे। और इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात भी लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता।
देखो रिजल्टेंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आप ए डॉट बी लिखोगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, बी डॉट ए लिखोगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा, दोनों का मतलब सेम है। तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और बात, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप लिखूं तो ये कितना होना चाहिए? आई कैप डॉट आई कैप मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये होगा 1 इंटू 1, और क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 अगेन। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है। इसी तरीके से अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप लिखूंगा या मैं के कैप डॉट के कैप लिखूंगा तो ये वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी यूनिट वेक्टर को उसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब अगर मैंने लिख दिया ए डॉट ए तो ये हमेशा ए स्क्वायर आएगा, और ए अगर यूनिट वेक्टर है तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 1। तो आसानी से ही लिखा जा सकता है। यही तरीका है जिससे हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और इसका यूज कहां कहां करना है ये भी हमको समझना है। देखते हैं, जैसे अगर मान लो मुझे निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, मैं कोई भी दो वेक्टर्स ले रहा हूं और मुझे उनके बीच में एंगल निकालना है। तो पहले तो ये समझो बच्चों, जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जैसे मैंने वेक्टर ए लिखा, आपने लिखा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी मैंने एक ले लिया, इसको मैं लिख देता हूं i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है इन दोनों वेक्टर्स का, तो आप जैसे मैथ्स में अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करना सीखा है आप लोगों ने, वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करूंगा जे कैप के साथ या के कैप के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, इसलिए आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, बचेगा 3, यहां पे -6, यहां पे -4। ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू -7 यूनिट्स आ गई। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे से, और आई कैप डॉट आई कैप बन जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप विल ऑल्सो बी 1। तो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। देखो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, मैंने डॉट प्रोडक्ट तो कर लिया। मान लो मुझसे ये पूछा जाता कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आखिर एंगल कितना है, अब मैं ये एंगल कैसे फाइंड आउट करूं? क्योंकि दोनों वेक्टर्स देखने में थोड़े से अलग हैं, ये 3D वेक्टर्स हैं और इनके बीच में डायरेक्टली सिर्फ देख करके एंगल निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो आप क्या करोगे? हमेशा मैं लिखूंगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा, तो कॉस थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी का मतलब ए और बी के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो जब भी आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अगर कॉस थीटा लिखें बच्चों, ए डॉट बी तो -7 निकाल ही लिया ना हमने, और ए और बी का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड निकाल लें। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ तीनों कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 14। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 1 + 9 + 16, तो ये हो गया अंडर रूट 26। तो मैं यहां पर लिखूंगा अंडर रूट 14 अंडर रूट 26। आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ये 7 × 2 और ये 13 × 2 है, 2 तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच गया 7 × 13। ठीक है, तो अंडर रूट 91 हो जाएगा। बड़ी आसानी से एंगल अपने को मिल जाएगा, चाहे ये कितना भी कॉम्प्लेक्स एंगल क्यों ना हो। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जब भी निकालना होगा आप लोग यूज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ये तो बड़ी आसान सी चीज हो गई, बहुत इजी चीज हो गई। लेकिन अगर आप फिजिक्स में इसको अप्लाई करके देखो, इतनी आसान बात नहीं है।
आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस जब मिलते हैं ना, जब लैंग्वेज अलग होती है डिफरेंट चैप्टर्स में, तो कई बार लगता है कि यार ये इतनी आसानी से हो क्यों नहीं रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इस एग्जांपल को करके देखते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं इस बात को। आदित्य शर्मा सर, लाइव स्ट्रीम में प्ले पॉज का ऑप्शन नहीं है। हो सकता है बच्चे ना हो, तो क्या कर सकते हो, जब भी तुम छोड़ते हो लेक्चर को, छोटी सी चीज़ है, अगर मान लो तुमने 18 मिनट्स देखा लेक्चर को और किसी वजह से छोड़ना पड़ रहा है, तो बस एक नज़र डाल लो कि 18 मिनट तक मैं देख चुका हूँ। जब आपको इसका रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे क्लास के बाद, तो 18 मिनट वहीं से अपना शुरू कर लेना, है ना। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है सब में। मैं कोशिश करूंगा कि प्ले पॉज का बटन अपना ऐड हो जाए, अगर नहीं है तो, है ना। तब तक ये जो टेक्निकल ग्लिचेस है ना, जो होती हैं प्रॉब्लम्स, उसको छोड़ते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो ये है ना। चलो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि डायरेक्शन आप फाइंड आउट करो। और कैसे करो, मान लो मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दिखा देता हूं भाई, है ना। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि हम एंगल फाइंड आउट करें, डायरेक्शन फाइंड आउट करें। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज अ डॉग मूव्स, इट्स नॉट अ डॉग। इसको मंकी बनाते हैं क्योंकि कुत्ता पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा आसानी से, है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मंकी लेता हूं। अ मंकी मूव्स 20 मीटर्स नॉर्थ, 30 meters east, and then climbs a tree up to a height of 10 meters। अब देखो ये सिचुएशन दे दी गई है ना। ज्यादा मैंने मूव करा दिया है बेचारे को। ऐसे करते हैं कि थोड़े डिस्टेंसेस को मैं कम कर देता हूं, ताकि अपनी कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाए। 2 मीटर, 3 मीटर और इसको 1 मीटर ही रखते हैं, ठीक। तो हमने ये समझा कि एक मंकी है जो 2 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया, उसकी मर्जी, और उसको एक पेड़ दिखाई दिया तो उस पर ऊपर चढ़ गया 1 मीटर। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बंदर है ये फाइनली एक पोजीशन तक पहुंच गया, इसका ईस्ट डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है। फाइंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मंकी विद ईस्ट। अब सोचा जाए तो ईस्ट डायरेक्शन तो टेरेन में होगा, लेकिन मंकी तो एक पेड़ पे चढ़ गया बच्चों। तो अगर आप वहां तक एक वेक्टर बनाते हैं जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो कुछ एंगल तो बन रहा होगा ना ईस्ट के साथ। ये डायरेक्शन कोसाइन से भी आ सकता है, मगर ऐसे केसेस में ये जो डॉट प्रोडक्ट की अपनी थ्योरी है ये बहुत काम करती है। और बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके देखें। आपको क्या करना है, अगर सपोज ये सिचुएशन है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखूंगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा 2 मीटर नॉर्थ की तरफ गया ना, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, 2j कैप। 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया, हमेशा ईस्ट को आई कैप मान सकते हो, नॉर्थ को जे कैप। तो मैं कह सकता हूं 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया है तो 3i कैप होगा यहां पे। 1 मीटर ऊपर चढ़ गया पेड़ पे, तो इसको k कैप लिख देते हैं। मतलब हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट कर दिया आसानी से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक बार मिल गया ना, तो ईस्ट डायरेक्शन को क्या लिख सकते हो, आई कैप। आपको अगर ईस्ट के साथ डायरेक्शन चाहिए तो आप उसको आई कैप मान लो और एंगल निकाल लेते हैं दोनों के बीच में, आसान बात है। तो मैं इसको आई कैप बोल देता हूं। तो कोसाइन ऑफ द एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड।
मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? इट विल बी √9 + 4 + 1। तो ये फिर से √14 आ गया ना। और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप को मल्टीप्लाई करोगे 3 मिलेगा, तो 3 / √14। थीटा इक्वल्स टू कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। आसानी से वैल्यू आ गई। देखो अगर कभी भी आपसे ही पूछा जाता है कि फाइनल मान लो वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है और कितना एंगल दोनों के बीच में है, तो आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे। फोर्सेस मल्टीपल लग रही हैं, उनका किसी एक डायरेक्शन से एंगल चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपका वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप में लिखा होगा ना, और आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस या डायरेक्शन के साथ एंगल की जरूरत पड़ेगी तो आप इसका यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल करते रहेंगे। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं बच्चों, एक और टर्म आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए टुवर्ड्स बी। कभी कभी हम इसको बोल देते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए टुवर्ड्स बी। तो हमको ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए बी के डायरेक्शन में, है ना। कैसे फाइंड आउट करें? हमेशा देखो इसका मतलब क्या है। अगर मान लो ये वेक्टर बी है बच्चों और ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। पहले तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ लो। जब भी हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के अलोंग देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाला, मैंने प्रोजेक्शन मतलब ऐसे सोचो ऊपर से लाइट गिर रही है और इस वेक्टर की परछाई बनेगी बी के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट कितना आएगा? ए कॉस थीटा। आपको यही तो फाइंड आउट करना है। आप ये जानना चाहते हैं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या है। हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी लिखना है बच्चों। तो बी की तरफ प्रोजेक्शन का मतलब ए कॉस थीटा तो हो ही गया कंपोनेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो डायरेक्शन तो बी का है ना, तो मैं इधर बी कैप लिख दूं। ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बी वेक्टर का है, इसलिए मैंने यहां पर बी कैप लिखा है। ठीक है, अब देखो किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना है तो तरीका क्या होता है, जो भी वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, यू विल ऑलवेज गेट यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक और चीज जो जरूरी है यहां पर वो ये है कि ए कॉस थीटा जैसे आपको निकालना है तो आप ए डॉट बी की वैल्यू बच्चों जब भी लिखते हो तो ये होती है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं यहां से ए कॉस थीटा निकालना चाहूं तो ए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। तो ए कॉस थीटा यहां पे पुट कर सकते हैं, मैं यहां पर लिख पाऊंगा इसका यूज करके ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी इंटू बी वेक्टर बाय बी। मतलब आपको लिखना है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। अगर आपको ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ चाहिए और आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। देखो चीजों को याद रखने में कोई बुराई नहीं है, समझ के याद रखना है। याद रखने से क्या होता है कि एग्जाम में जो अपना थॉट प्रोसेस होता है, वो जो टाइम कंज्यूम करेगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं हमेशा, है ना। तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपको कंपोनेंट निकालना है और कई बार ऑप्शंस में दिख जाता है कि मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं, केवल मैग्नीट्यूड पता करना है, तो ठीक है, आप सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लोगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि उस केस में डायरेक्शन देने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी।
आप सिर्फ a cos थीटा निकालोगे, उससे काम चल जाएगा, है ना बच्चों। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसका ध्यान रखना है, जो आपको बार बार मिलती रहेगी। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही है, ये जरूरी बात है। तो पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। गिवन टू वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जस्ट प्रैक्टिस के लिए बच्चों एक बार कैलकुलेट करके देखो तुम लोग। तो छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, दो वेक्टर्स हमको दिए हुए हैं, एंगल निकालना है, तो हम तो यही यूज करेंगे। मैं लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। यही तो पढ़ रहे थे हम लोग, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है i को i से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1 प्लस j 1 मिलेगा, k और माइनस k -1 डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 बाय √3 और इसका भी √3। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो बन गई वो 1/3 आ रही है, और आप कह सकते हैं दैट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 1/3, ठीक है। कई बार एज अ टीचर हम लोग सोचते रहते हैं कि ये इतनी आसान चीज है, अब इसको क्या रिवाइज कराना, लेकिन मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है अलग अलग जगहों पर, इसीलिए हम स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो भी चीज है अच्छे से समझते रहोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। इस बार मैं चाहता हूं कि कंपोनेंट निकालो वेक्टर फॉर्म में, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताओ, है ना। दोनों काम करने हैं हमको। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखता है तो मैं निकालना चाहूंगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो हम ये जानते हैं कि इस केस में हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है कि जब भी ऐसा करना है तो क्या करोगे बच्चों, देखो इसको ध्यान रखा जा सकता है ना यार। a डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू बी वैक्टर, वही मैं अप्लाई करने वाला हूं। मैं यहां पे लिखूंगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू बी वैक्टर। हर बार कुआं खोद के पानी क्यों निकालें भाई, निकाल चुके हैं, कुआं बन चुका है, तो प्रोसेस हमको पता है। बड़ी आसानी से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्टली रिजल्ट निकालेंगे ना। तो a डॉट बी जब लिखोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, i को i से मल्टीप्लाई कर दें 2, j को j से मल्टीप्लाई करोगे 3, a डॉट बी आ गया। b का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर b का मैग्नीट्यूड मैं यहां पर निकालूं तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 मिलेगा। तो मैं यहां पर √2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, इंटू बी वेक्टर विच इज ऑब्वियसली i कैप प्लस j कैप। तो यहां से आपको मिल जाता है बच्चों 5/2 टाइम्स i कैप प्लस j कैप। देखो अगर आपको ऑप्शंस दिखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे प्रोजेक्शन, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में केवल मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो प्रोजेक्शन तुमने निकाल लिया, इसको सी वेक्टर में बोल देता हूं। अगर सी का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना पड़ा तो क्या लिखेंगे 5/2 टाइम्स √2। i कैप प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 आएगा। 5/2 तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो बड़ी आसानी से ये रिप्रेजेंटेशन आप कर लोगे। कभी भी किसी बच्चे का एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट प्रोजेक्शन निकालने का क्वेश्चन आता है ना, कभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए इसमें। बड़ी आसानी से लिखोगे a डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू बी। बी कौन सा वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, ए कौन सा वेक्टर है जिसका कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बहुत जल्दी तुम लोग ये समझ गए होंगे, क्योंकि पहला पॉइंट हमने ये देखा था, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा बच्चों, 0, है ना। कभी भी आपको दो वेक्टर्स मिल रहे हैं, सिर्फ वेक्टर के चैप्टर की बात नहीं है। मान लो मैं आगे चल करके ये बोलता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, और 10th क्लास में तुम लोगों ने देखा भी है, शायद ये जानते होगे। तो किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट उस केस में क्या आएगा, 0, है ना।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम अप्लाई कर रहे होंगे आगे भी। ओके, तो अगर ऐसा है, मान लो मैं इस वेक्टर को ए बोल देता हूं और मैं इस वेक्टर को बी बोल देता हूं, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो ये ऑब्वियसली 0 आएगा। तो यहां से देखो डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 -12 प्लस m, द सम हैज टू बी 0, मीन्स m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 6। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं और हम इसमें भी गलती कर बैठते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, समझ चुके हो ना तुम लोग ये, एक बार निकाल के बताओ मुझे कितना आता है। तो अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे बच्चों कोसाइन ऑफ द एंगल, तो फिर से वही बात, कॉस थीटा लिखोगे, ए डॉट बी 2 2 ज़ा 4, यहां पर आ जाएगा -2 और यहां मिल जाएगा +8, डिवाइडेड बाय, आपको जब भी एंगल निकालना है कॉस थीटा लिखना है, ए डॉट बी बाय ए बी लिखना होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, √4 + 1 + 4, √9। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √4 + 4 + 16, 16 + 8 इज 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, भाई 24 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 6 √6। सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, मगर जब भी एंगल निकालना होगा समझ गए क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल काफी होता है। ओके, द कंडीशन फॉर a + b टू बी परपेंडिकुलर टू a - b। a + b जो भी वेक्टर है वो a - b के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में फिर से समझ गए यार, जब भी ये टर्म यूज हो जाएगा दो वेक्टर्स के लिए तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसलिए रखा ताकि मैं आपको सिखा पाऊं कि ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे अलजेब्रा की तरह एक एक करके मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या मिलेगा, a डॉट a, फिर मिलेगा -a डॉट b, फिर मिलेगा b डॉट a, फिर आपको मिलेगा -b डॉट b, और ये होना चाहिए 0, मतलब a डॉट a तो आएगा a², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, हमने ये अच्छे से पढ़ा था कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डजंट मैटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -b² = 0, मतलब यहां पर a² = b² या a = b आप कह सकते हो। मतलब दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो ये परपेंडिकुलर तभी हो पाएंगे जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक्चुअली बराबर होगा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करते हुए ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करते हैं और रिजल्ट तो अपने को मिल ही जाएगा। चलो फिर से जस्ट प्रैक्टिस के लिए, फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फिर से cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है क्या, नहीं हाँ सिमिलर ही हो गया ना ये। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर ये तो कर ही चुके हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टिप्स ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, एरिया पे जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, प्रोजेक्शन निकालना है, इन सब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी सी ट्रिकी चीज है और मैं ये जानता हूं कि बच्चों को इसी जगह पर ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है ना, तो समझते हैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों वर्क डन का,
जब वर्क निकालना पड़ा तो ये समझ में आया कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट तो है ही, साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोसाइन ऑफ द एंगल से। तो हमने सोचा कि एक प्रोडक्ट डिफाइन कर लेते हैं जिसको डॉट प्रोडक्ट बोल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम पे डिपेंड करती है। जैसे कि अब तुम लोग पढ़ चुके हो, टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया। टॉर्क भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करना चाहते थे जो कि अपने आप में क्या हो, रिजल्टेंट वेक्टर ही मिले, बट उसका मैग्नीट्यूड दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट साइन ऑफ द एंगल पर डिपेंड करता हो। जैसे मैंने दो वेक्टर्स लिए ए और बी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो सपोज थीटा है। तो जब मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी और मैं इसका सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये डिपेंड करता है, ये वैल्यू आती है ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ द एंगल। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हम जब क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं तो कई बार इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट, वैसे इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जरा समझते हैं इसको। अगर ये सिचुएशन है बच्चों, तो आप ये देख पाओगे कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, तो ये रिजल्ट हमेशा जीरो मिलेगा हमको, है ना। तो ये हम समझते हैं, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप लिख दूं, या जे कैप जो क्रॉस जे कैप लिख दूं, या के कैप क्रॉस के कैप लिख दूं, तो ये वैल्यूज तो हमेशा ही जीरो मिलेंगी हमको। हाँ, नल वेक्टर मिलेगा हमको। इसका मतलब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो सेम वेक्टर, जैसे मैंने ए क्रॉस ए कर दिया अगर, तो ये वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, मतलब नल वेक्टर आएगा। ठीक है। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का तो जीरो मिलेगा ही। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये वैल्यूज तो जीरो मिलनी ही है। ये और समझो यार बच्चों, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे? इसके लिए एक सिंपल सी बात है, हम एक साइकिल ऐसी बना सकते हैं, इसको क्लॉक बोल लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना भाई। किसी घड़ी को कैसे चलना चाहिए? जैसे घड़ी चलती है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मानना चाहिए पॉजिटिव। किसी के घर में घड़ी लगी हुई है और ये उल्टा चलने लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो अगर घड़ी घड़ी की तरह चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो उसको नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा थर्ड वेक्टर आएगा, जो कि क्या है, के कैप। वैसे हो सकता है किसी को लग सकता है कि ऐसा क्यों याद करें, मगर आप लोग ये बात ध्यान रख सकते हो बच्चों कि जैसे मैंने यहां पर दिखाया आई कैप, यहां पे दिखाया जे कैप, मैं इसको बोलता हूं कि बॉटल कैप रूल। भाई किसी बोतल का ढक्कन खोलना है, सब बच्चों ने बॉटल का ढक्कन तो खोला ही होगा ना, कम से कम। तो आप टाइट अगर करना चाहते हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हो, और अगर खोलना चाहते हैं तो कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे बाहर की तरफ आता है, क्लॉकवाइज घुमाने की वजह से अंदर की तरफ जाता है। वैसे यही चीज किसी स्क्रू के साथ भी होती है, इसीलिए कई बार हम इसको स्क्रू रूल भी बोल देते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं आई क्रॉस जे निकालना चाहता हूं तो मैं इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकता हूं। कैसे? आपके राइट हैंड की फिंगर्स को आई कैप की तरफ रखो, क्योंकि आई क्रॉस जे निकालना है ना, तो जो पहला वेक्टर आ रहा है उसकी तरफ फिंगर्स को रखेंगे।
तो मैंने अपनी फिंगर्स को रखा आई की तरफ और क्रॉस कर दिया, मतलब जे की तरफ मैं इसको बेंड कर रहा हूं ऐसे। तो बताओ मेरे थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है बच्चों? आउटवर्ड, है ना? तो वही डायरेक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट का, आउटवर्ड आ रहा है मतलब प्लस के कैप, इसीलिए यहां पर मिल रहा है आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। अगर मैं जे क्रॉस आई करता उल्टा, तो थंब किस तरफ जाता? अंदर की तरफ, तो उस केस में मिलता मुझे माइनस के कैप। तो मतलब अगर मैं यहां पे लिखूंगा जे क्रॉस आई, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के कैप के बराबर, है ना? इसका मतलब ये निकला इन दोनों से कि अगर ए क्रॉस बी करोगे तो वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होगा। इसका मतलब है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे होते हैं तो जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसीलिए टॉर्क निकालते हुए ये मत करना कि एफ क्रॉस आर होता है। टॉर्क हमेशा क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ये ऑर्डर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं लिखता हूं जे क्रॉस के, जैसे के की तरफ जा रहे हो तो क्या आएगा? आई कैप। लेकिन अगर मैं लिखता हूं आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई से के की तरफ जा रहे हो आप, घड़ी के दिशा से उल्टा चलना शुरू कर देते हो, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा? आई क्रॉस के माइनस जे कैप के बराबर। तो मेरे ख्याल से क्लॉक तो हर कोई याद रख सकता है बड़े आराम से ना, ठीक है? अब क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं? इसके दो मेथड्स हैं। एक है बड़ा डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे दो वेक्टर्स के बीच में डायरेक्टली, जैसे अलजेब्रा का हम यूज कर रहे थे। और एक है जिसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। दोनों को समझ लेते हैं एक बार और फिर इस पर क्वेश्चंस करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है? तो यहां तक की बात क्लियर हुई। देखो, अगर मैं ऐसे देखूं कि मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, एक है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और एक वेक्टर बी है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैंने रैंडमली दो वेक्टर्स ले लिए और हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं। इनका कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार मैं समझा देता हूं, फिर हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अगर ए क्रॉस बी निकालना है बच्चों, तो ऐसे देखो, मैंने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया साथ में। इस तरीके से लिख देते हैं। फिर जैसे आप डॉट प्रोडक्ट में लिख रहे थे या अलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं, वही मेथड रहेगा हमारा। तो आप ए क्रॉस बी जब करोगे, देखो मैं पहले आई कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट, मगर आई क्रॉस से आई क्या होगा? 0, बात खत्म। आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? अरे वो घड़ी बना लेते हैं अपनी, आई कैप जे कैप और के कैप। तो इस क्लॉक में अगर देखोगे तो आई क्रॉस जे करने जा रहे हो बच्चों तुम, आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप के बराबर। फिर आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है ना, माइनस जे कैप, ठीक है? ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ। इनको करते हैं। जे कैप को 3i से करना है तो मैं 3 तो पहले ही लिख देता हूं। जे क्रॉस आई क्या होता है बच्चों? जे क्रॉस आई करोगे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इट विल बी माइनस के कैप। फिर जे क्रॉस जे करोगे कितना आएगा? 0। जे क्रॉस के करोगे कितना आएगा? आई। तो हर बार दो दो टर्म मिलते जाएंगे, आपको 6 टर्म मिलने वाले हैं टोटल। इसको देखते हैं -2 के। -2 में पहले ही लिख देता हूं। के क्रॉस आई क्या होगा बच्चों? के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 में पहले ही लिख रहा हूं। के क्रॉस जे करोगे तो कितना आएगा? के क्रॉस जे करेंगे तो -i आएगा, और के क्रॉस के करेंगे तो 0। तो अब जरा टर्म्स को लिखते हैं साथ में। पहले आई कैप वाले टर्म देखते हैं। आई कैप है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको मिल रहा है 3i कैप माइनस जे कैप -2j कैप। क्या मिल रहा है? -3j कैप -3k कैप। एक टर्म ये मिल गया, और के कैप यहां भी है, तो -3 + 1 करेंगे तो -2k कैप आ गया।
तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करके रिजल्टेंट मिल चुका है हमारे पास। आसान बात थी, इजीली कैलकुलेशन हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा आसान कैलकुलेशन की जा सकती है। अगर बोर्ड पे देखोगे तो क्या मैंने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिखे हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इस कैलकुलेशन में साइन की मिस्टेक होने के चांसेस तो रहते हैं। तो मैं प्रेफर ये करता हूं कि अगर मान लो कोई वेक्टर है जिसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, मान लो आई और जे है या आई और के है, एक टर्म नहीं है, छोटा वेक्टर है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो। और मैं ये सोच करके बोल रहा हूं कि क्लास में बैठ करके या अपने घर पे बैठ करके कैलकुलेशन करना और जेई मेंस एडवांस के पेपर को देते हुए कैलकुलेशन करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। प्रेशर एक अलग टाइप का होता है और प्रेशर बहुत अजीब से माइंड गेम्स प्ले करता है हमारे साथ, है ना बच्चों? तो ऐसे में सेफ रहना जरूरी है। और मुझे हमेशा लगता है कि जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है उसमें गलती करने की गुंजाइश रखनी ही नहीं चाहिए, है ना, ताकि पूरे मार्क्स मिल सके उस क्वेश्चन में। जो मुश्किल है उसका तो पता नहीं, लेकिन जो इजी और एवरेज है, जो हमारी रेंज में है, जिसको हम कर सकते हैं, वो तो हमें सही करना ही है। ठीक है? तो इसका एक और मेथड है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। इसको याद रखते हैं, यही दोनों वेक्टर्स लेकर के मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है? तो एक बार इन्हीं दोनों वेक्टर्स को लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। वेक्टर ए क्या था बच्चों? मुझे लग रहा है ये था आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और वेक्टर बी क्या था? आई थिंक ये 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप था। तो ये दो वेक्टर्स मैंने ले लिए, फिर से सेम वेक्टर्स लिए, और मैं डिटरमिनेंट मेथड आपको समझाने वाला हूं। इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है अगर सपोज मैं ए क्रॉस बी करने वाला हूं और मुझे ए क्रॉस बी करते हुए एक डिटरमिनेंट बना लेना है। डिटरमिनेंट बेसिकली रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है। हम 3x3 का डिटरमिनेंट बनाएंगे। देखो एक चीज और, अगर डिटरमिनेंट छोटा सा है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसको हम बोलते हैं 2x2 का डिटरमिनेंट। मतलब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अगर 3 रोज हैं 3 कॉलम है तो बोलेंगे 3x3 का है ना? तो यहां पर देखो, सॉल्व हमेशा कैसे करते हैं, जब भी आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट टॉप कॉर्नर मल्टीप्लाइड विद राइट बॉटम। तो 2 3 क्या आएगा? 6। इसमें से माइनस करोगे इनका मल्टीप्लीकेशन, 4 1 4, तो ओवरऑल ये रिजल्ट आ गया 2। किसी 2x2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का ये मेथड होता है। ठीक है? अब यहां पर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको? देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो पहली रो दिख रही है इसमें लिखोगे आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। पहली रो का दोनों वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हर बार जब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो डिटरमिनेंट की पहली रो जो बनेगी वो यही बनेगी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हमेशा यही बनानी है। उसके बाद हम एक एक करके दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है बच्चों 1 है और -2 है, तो मैंने 1 1 -2 लिख दिया। यहां पर दिख रहा है 3 1 1, इसको लिख देते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है सबने देख लिया ना। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको ऐसे देखो, आई कैप लिखा है बच्चों, आई कैप को लिख लो पहले ही, यहां लिख देता हूं मैं। जिस रो में आई कैप दिख रहा है और जिस कॉलम का पार्ट दिख रहा है उन दोनों को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर बचा क्या? ये 4 टर्म दिख रहे हैं, सॉल्व वैसे ही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो 1 1 1 -2 इंटू 1 -2 होता है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। बस यही करना है। अब देखो आगे, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूं दोनों को। अब आगे क्या करना है, माइनस जे कैप दिख रहा है तो माइनस जे कैप लिख दो यहां पे। माइनस जे कैप मैंने पहले ही लिख दिया। सॉल्व कैसे करेंगे? आपका जे कैप इस रो और इस कॉलम का हिस्सा है, छोड़ देते हैं इसको। तो इनको छोड़ करके ये 4 टर्म दिख रहे हैं सबको, ये चारों बचे हुए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 1,
माइनस 2 इंटू 3 क्या होता है? -6। तो यहां पर -6 आ गया। क्लियर है? तो माइनस जे कैप तो मैंने लिख दिया, मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -6 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -6, यहां लिख देते हैं। प्लस में के कैप के साथ क्या बनेगा बच्चों? इसको लिखते हैं जरा, मैं इसको क्लीन कर दूं पहले। देखो अब के कैप इस रो और कॉलम का पार्ट है, छोड़ देते हैं, तो 1 1 जा 1 -3, तो आपको 1 -3 मिलेगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे दिख रहा है प्लस हो जाएगा तो 3 आई कैप, यहां पे 1 -6 तो 7 हो जाएगा ना, -7 जे कैप, और ये वैल्यू हो जाएगी अपनी -2 के कैप। ये कुछ रिजल्ट आ रहा है ना? अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो रिजल्ट तो अपना मैच करना ही चाहिए ना। अच्छा, अपना रिजल्ट यहाँ पे 3 और -2 था ना, यहाँ पे 3 है -2 है, मगर यहाँ -7 आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की थी। जब मैं जे कैप निकाल रहा था तो -j -2, ओके, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो i क्रॉस j तो k हो गया, i क्रॉस k हमने किया -j हो गया था। ओके, यहां भी चेक करते हैं। तो जब हम j कैप को लिख रहे हैं तो -j कैप लिख दिया हमने। अच्छा, वेक्टर्स मैंने सेम लिए ना, ओके, हाँ। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं -j कैप को बच्चों, इसको छोड़ दें, तो ये इस रो और कॉलम का पार्ट है, तो हमने लिखा 1 1 -2 3 1 1, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये 6 हो जाएगा। समझ गया मैं। जब हम यहां सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया यहां पर तो -2 था, k क्रॉस i की वैल्यू जब हमने लिखी तो ये -6 और k क्रॉस i की वैल्यू कितनी हो गई थी? j, तो हमको यहाँ पे -6 j कैप मिलना चाहिए था ना। सही कह रहे हो बच्चों। तो यहाँ पर एक्चुअली -6 था, तो यहाँ पे -7 ही आएगा, है ना? कैलकुलेशन में गड़बड़ की थी मैंने, यही तो मैं बता रहा था, ये वाले मेथड में गड़बड़ हो जाती है बच्चों, है ना? और इस वाले मेथड में एकदम करेक्ट अपना रिजल्ट आया। तो अब दोनों मैच कर रहे हैं। तो 3 इंटू 2 करना था, वो 6 लिखना था, मैंने उसको गलती से 3 ही लिख दिया था या 2 लिख दिया था आई थिंक। तो बच्चों बात ये है कि आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर वेक्टर बड़ा है तो कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, जैसे मेरे से भी हुई ना। उसी तरीके से डिटरमिनेंट मेथड की अगर बात करोगे तो वहां कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, आसानी हो जाती है, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का अपना मेथड हो गया, ये हम समझ गए। इसको देखो, मान लो मैं एरिया निकालना चाहता हूं। अच्छा, इससे पहले एक काम और करते हैं, एरिया तो निकालेंगे ही, यहीं पर ये बात समझ लेते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है बच्चों ए और कोई एंगल वेक्टर है बी, और दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है आर, इनके बीच में एंगल है थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या तरीका होगा? देखो, आपको ये पूरा एरिया चाहिए ना, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। मगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये ऑब्वियसली बी साइन थीटा होगा यहां पर। तो आपको क्या करना होता है, जब भी ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो आपको लिखना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये कैसे लिखोगे? हाफ इंटू, देखो बेस कितना है यहां पर दिख रहा है सबको ए, और हाइट कितनी आ रही है? बी साइन थीटा, ये हमने निकाली ना। तो ए बी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब भी आपको एरिया निकालना होगा आप हाफ ऑफ ए क्रॉस बी उसको लिख सकते हैं। सेम वे में
अगर मैं ऐसा ही एक वेक्टर यहां बना दूं जैसा बी वेक्टर है और एक ऐसा ही वेक्टर यहां बना दूं जैसा ए वेक्टर है, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। तो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा तो ये हमेशा आएगा ए क्रॉस बी के बराबर। मतलब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल कर दिया है ना। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है बच्चों, जैसे ये पॉइंट्स मैं बना रहा हूं आपको क्वेश्चंस में जरूर मिलेंगे। सपोज कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, देन अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है? अगर तीन वेक्टर्स हैं जो कि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इनको आपस में कैसे रिलेट करोगे बच्चों? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ये जो कुछ भी आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। भाई ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? आपने लिखा कहीं पे वेक्टर ए, मैंने बनाया वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। हर एक केस में जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना तो रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives a resultant which is perpendicular to both the vectors। है ना? तो जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उनका रिजल्टेंट दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर आपको ये कंडीशन दिख गई तो एक बात का ध्यान रखोगे, हमेशा ये लिखा जा सकता है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर दो और फिर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या मिलेगा। देखो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो रिजल्टेंट ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना। अगर ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि एबीसी तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो अगर एबीसी तीनों कोप्लेनर होंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, मगर वो सी के भी तो परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? जीरो। तो आप चाहे बी क्रॉस सी लिख लो फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो ए के साथ तो क्या मिलेगा? जीरो। आप चाहो तो ए क्रॉस सी कर दो फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो बी के साथ तो क्या मिलेगा? जीरो। जब भी कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे इनको टेस्ट करने का, इनको समझने का यही एक तरीका होता है, एक इक्वेशन होती है ना। तो इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो चलो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, है ना। इसको करके देखो, तुम लोग ट्राई करो यार। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टिप्स ऑफ द वेक्टर्स। ये उतना सीधा नहीं है बच्चों। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि दो साइड्स अगर मिल गई तो हाफ ऑफ ए क्रॉस भी करना है, मगर ये टिप्स ऑफ द ट्राइंगल है। हमको ना ये पॉइंट्स जरूर समझने चाहिए। जैसे यहां पे लिखा है टिप्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वेक्टर्स, मतलब क्या है भाई इन चीजों का? मैं समझाऊं, इसको ध्यान से देखो। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन है कि ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, और मैं यहां पर तीन वेक्टर्स दिखा रहा हूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हम एक ऐसे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो इन तीनों वेक्टर्स की टिप्स को जोड़ करके बन रहा है। मतलब
हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की। टिप्स को जोड़ करके देखें, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको इससे जोड़ दो। अब जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, हम इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। तो टिप्स की जब बात होगी तो इसका ध्यान रखोगे बच्चों। अब देखो, अगर ये सिचुएशन है तो भाई कैसे निकालोगे? अब अगर देखा जाए आपको कोई दो कॉमन साइड चाहिए ना, मैं कह रहा हूं कि एक वेक्टर यहां पर देखो, इस वेक्टर को, सपोज ये वेक्टर p वेक्टर है और ये वेक्टर q वेक्टर है, तो ये दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स हो गए ना साइड्स के। तो अब आप एरिया कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन p एंड q। मुझे बस ये करने की जरूरत है, मगर फिर p वेक्टर और q वेक्टर तो पता होना चाहिए क्या होगा। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, p वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, आप इस वाले ट्राइंगल पे गौर करो। मैं बात कर रहा हूं OAB की। ट्राइंगल OAB में AB वेक्टर को क्या लिखोगे? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, मतलब आपको लिखना चाहिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपको ये AB जो वेक्टर लिखा है यही तो P वेक्टर है। आपको अगर Q वेक्टर लिखना है तो उसका मतलब BC वेक्टर हो गया, और BC वेक्टर का मतलब है OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो आप जस्ट पुट कर दो यहां पे, तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर का मतलब हो गया OB माइनस OA। क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? OC माइनस OB। तो उतना सीधा क्वेश्चन नहीं है ये, आपको पहले एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर को निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके सॉल्व हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ये वेक्टर्स तो दिए हुए हैं ना, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। आप लिखोगे यहां पे हाफ OB, OB का मतलब बी वेक्टर, तो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इसमें से माइनस करना है i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप को, है ना भाई। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ? OC वेक्टर को देखें, C वेक्टर मतलब 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसमें से माइनस करना है हमको B वेक्टर को, जो कि हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया पहले ही। तो ये अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी यहां से, हाफ ऑफ, हम बस माइनस कर देते हैं बच्चों, तो आपको मिलेगा 3i कैप माइनस 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 2j प्लस k, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट 4k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ऑब्वियसली किसके साथ? माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के साथ। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट ना बच्चों। तो जो कैलकुलेशन हो रही है इसमें हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमको वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़े? क्योंकि 3 वेक्टर्स की टिप्स को जोड़ के ये ट्राइंगल बनाया गया था। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की हो जाती है ऐसे केस में। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, हम डिटरमिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। हाफ को वहीं छोड़ देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 3 माइनस 2 और 4। यहां पर कोएफिशिएंट्स क्या हैं? माइनस 1 2 और 1। तो i कैप के साथ क्या मिलेगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 8, तो माइनस 10 मिल जाएगा। फिर माइनस j कैप, इसके साथ क्या मिलेगा? 3 माइनस ऑफ माइनस 4, तो ये बन जाएगा 7, तो माइनस 7 j कैप। फिर इधर 3 प्लस 4 7, ये क्रॉस प्रोडक्ट करके आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और हाफ कर दोगे, है ना।
तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ -10 i कैप -7 j कैप +7 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल गया। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी मेहनत होती है मगर करनी भी पड़ती है ना। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताओ। यहां ट्राइंगल नहीं है बल्कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, मगर डायगोनल्स दिए हुए हैं इन्होंने, एडजेसेंट साइड्स नहीं दी हमको, तो डायगोनल से निकाला जा सकता है क्या? सोचना पड़ेगा ये तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं तो ये भी वेक्टर ए ही होगा और ये वेक्टर बी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में कई बार आया हुआ है और मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से समझो इसको। नीट और मेंस में ना ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन है डायगोनल्स हमको दिए हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि इस डायगोनल को D1 बोल दें, जो दूसरा डायगोनल है मैं इसको D2 बोल देता हूं। तो दो डायगोनल्स हैं मेरे पास, मुझे पता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो ये होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, है ना। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, मगर क्वेश्चन है तो मुझे D1 D2 दिए हुए हैं। एक चीज ये सोचो कि D1 और D2 में D1 किसके बराबर है? मैं इसको अलग से भी दिखा देता हूं। यहां पर यह है वेक्टर A, यह है वेक्टर B और यह है अपना D1। इसी तरीके से अगर मैं D2 की बात करूं तो यह है मेरा वेक्टर A, यह है मेरा वेक्टर B और यह है D2, है ना। ऐसे ही तो बनाया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में आप ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो। आपको यहां से मिलेगा दैट D1 वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दोनों का सम करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं D2 वेक्टर की बात करूं तो भाई D2 वेक्टर किसके बराबर होगा? यहां से देखो, B वेक्टर और D2 वेक्टर का रिजल्टेंट A वेक्टर है ना बच्चों, ऐसे मिल रहा है सबको। D2 वेक्टर और B वेक्टर का सम करोगे तो ये A वेक्टर के बराबर आएगा। ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं, तो D2 वेक्टर को क्या लिख पाओगे? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं आपस में तो आपको A वेक्टर कितना मिलेगा? B और माइनस B कैंसिल होंगे, आपको मिलेगा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बाय 2। इसी तरीके से अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको B वेक्टर मिलेगा D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बाय 2। तो आपने वेक्टर A और B निकाल लिए जो कि आपको चाहिए थे एरिया निकालने के लिए। तो बच्चों अगर ये काम कर पा रहे हो ना तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी। तो इसको हम लिख रहे थे A क्रॉस B। अब आपको लिखना होगा D1 प्लस D2 का क्रॉस प्रोडक्ट D1 माइनस D2 के साथ डिवाइडेड बाय 4। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया अगर आपको किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए हुए हैं और आपको उसका एरिया निकालना है, तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से सब लोग वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट तो कर ही लेंगे ना, है ना। तो ये कहानी है इसकी। तो जरूरी नहीं है एडजेसेंट साइड्स ही दी हो, हलवा परोस के ना दिया हो तो हमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, 4 ही है ना। ओके, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये है छोटू वेक्टर, एक ये है और ये है।
हमको ये प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। ये कैसे प्रूव होगा? मुश्किल काम लग रहा है। 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनको कोप्लेनर प्रूव करना है। बच्चों कैसे करोगे? सोच के बताओ। अगर कंडीशन ये है that 4 vectors vector A, vector B, vector C and vector D are coplanar। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या मैथमेटिकल कंडीशन आप लिख सकते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सोचो जरा ध्यान से। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में है ये। वैसे तो कई सारी कंडीशंस हैं जो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी एक कंडीशन को लिखना पड़ेगा हमको। बताओ बताओ बच्चों। देखो कई सारी कंडीशंस हैं, मैं एक बताता हूं। अगर ए बी सी डी 4 वेक्टर्स हैं और मैं चारों को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं अपनी इक्वेशन में। मान लो मैंने वेक्टर ए वेक्टर बी का सम किया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ से हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का सम करने पे जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के ही प्लेन में होगा। मतलब अगर ए बी सी डी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ए प्लस बी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी उन्हीं के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। सेम वे में अगर मैं सी प्लस डी कर दूं, हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी करने पे जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो उन्हीं के प्लेन में होगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं बहुत ही डायरेक्ट सी एक कंडीशन लिखना चाह रहा हूं, तुम लोग समझ पाओगे जल्दी से। अगर मान लो मैं ए क्रॉस बी कर दूं तो ये जो भी वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि ए बी सी डी चारों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, अगर हैं, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो चारों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही अगर मैं सी क्रॉस डी कर दूं तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो सी डी के परपेंडिकुलर तो होगा ही, क्योंकि ए बी सी डी चारों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, चारों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है या तो ये पैरेलल हैं या फिर ये एंटी पैरेलल हैं। दो ही कंडीशन पॉसिबल हैं। अगर ए बी सी डी में से किसी भी दो का पेयर बना के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स की बात अगर करोगे, क्योंकि ए बी सी डी दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो या तो इनका डायरेक्शन सेम होगा या ऑपोजिट होगा। आइदर दे विल बी कोप्लेनर और आइदर दे विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। इट शुड बी अ नल वेक्टर। मतलब आपने 4 में से 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर 2 का पेयर बना के फिर क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब ये जो 2 वेक्टर मिल गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में करोगे तो पक्का 0 आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर P बोल दूं और इसको मैं वेक्टर Q बोल दूं तो हम कह सकते हैं वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। और अगर ऐसा होगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे तो ये नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये करके देखना चाहिए हमको। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हो गई। आई थिंक क्वेश्चन गायब हो गया है, तो क्वेश्चन हमारा जो है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, इनका
यही कंडीशन मिल जाती है हमको जब हम 4 वेक्टर्स लेते हैं और वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। कंडीशन ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 18 है लेकिन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको करना क्या होता है अगर मैं इसको वेक्टर ए बोल दूं बच्चों और इसको वेक्टर बी बोल दूं, और हम क्या करें, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें, तो ये जो वेक्टर आएगा, मान लो ये वेक्टर पी आ रहा है, तो पी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, कंफर्म्ड है। लेकिन मुझे चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो पी की तरफ हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 18 हो। ऐसा वेक्टर कौन सा मिलेगा? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 18 बट डायरेक्शन अलोंग पी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि पी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर तो होगा ही। तो आपको ये लिखना पड़ेगा 18 पी कैप। तो आप क्या करोगे, 18 टाइम्स पी कैप का मतलब है पी वेक्टर बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको बस ये कैलकुलेट करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों। जब भी ये बोला जाता है कि दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने का हमेशा सोचना है, ठीक है। तो जैसे आप पी क्रॉस क्यू करेंगे, सॉरी ए क्रॉस बी करेंगे, तो हमको मिलेगा आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। यहां पर देखो 4 -1 3, यहां पे मिलेगा 2 1 -2। क्रॉस प्रोडक्ट सब लोग कर सकते हैं जल्दी से। तो यहां पर मिलेगा आई कैप, साथ में क्या मिलेगा, -1 -2, तो 2 हो गया, 2 -3 -1 आएगा। फिर माइनस जे कैप तो था ही, यहां पर मिलेगा -8 -6, -8 -6 इज -14, तो ये +14 हो गया। और के कैप के साथ मिलेगा 4 -2, तो 6 के कैप। ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके रिजल्ट मिल रहा है हमको ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करना सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स ये पूरा वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 6 के कैप, और इसको डिवाइड कर दोगे बच्चों किससे, अंडर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड से, तो 1 + 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये जो रिजल्ट हमको मिलेगा ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 18 है, क्योंकि ये जो कुछ आप लिख रहे हो इसके आगे वो यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड 18 हो गया और डायरेक्शन किधर हो गया, पी की तरफ, और पी एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर एज ये चीज क्लियर है तो बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन करके देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग निकालो। सबको करना है बच्चों सॉल्व, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोगों का सॉल्व हो जाना चाहिए, तब तो मजा आएगा। तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। हमको मैग्नीट्यूड 3 चाहिए था ना, तो 3 निकालते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो एक ऐसा वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 है, मगर उसका डायरेक्शन इधर है, तो क्या लिखोगे, -8i कैप -4j कैप -8k कैप, और इसको डिवाइड कर दोगे इसी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, दिस विल बी द वेक्टर। तो ये सिचुएशन है, इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों। आगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P डॉट क्यू 0 है और P क्रॉस क्यू भी 0 है, तो Q और R में कितना एंगल है? P डॉट क्यू 0 होने का मतलब P एंड Q आर परपेंडिकुलर। P क्रॉस क्यू 0 होने का मतलब है P एंड Q आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दो ही पॉसिबिलिटी है, तो आइदर दे विल बी पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यही होने वाला है। तो बच्चों अब बताओ Q और R में कितना एंगल बन रहा होगा? आर वेक्टर डिफाइंड नहीं है ना। P डॉट क्यू, P क्रॉस क्यू भी 0 है, P डॉट क्यू भी 0 है, तो R का मतलब हम रिजल्टेंट समझ रहे हैं P और Q का ना। P और Q परपेंडिकुलर है, P एंड Q आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। आई थिंक यहां पर ये जो कंडीशन है ये R वेक्टर है, इसको R के साथ ट्रीट करते हैं, तभी ये क्वेश्चन रेलिवेंट भी बन रहा है ना। तो यहां पर R आएगा बच्चों। P और Q परपेंडिकुलर है, P और R पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो एंगल Q और R के बीच में कितना होगा? तो Q और R ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही होंगे ना, क्योंकि Q परपेंडिकुलर है P के, P और R तो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यहां पर मिस्टेक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर ही लेंगे, हमारे दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है देन दे आर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है मींस दे आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दो कंडीशन है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी प्रैक्टिस आपको हुई, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ क्वेश्चंस किए, और होपफुली तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको कैसे कैलकुलेट करना ये दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे हम 3 वेक्टर्स ले रहे थे ना, पी क्यू आर, मान लो ये को प्लेनर है, तो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो कभी भी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है, जैसा हम कह रहे थे। इसको कई बार बोल देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ध्यान रखोगे इस टाइप का टर्म यूज हो रहा है तो। हालांकि जो टारगेट है हमारे इस रिवीजन का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना और उससे जुड़ी हुई बेसिक बातें एकदम क्लियर होनी जरूरी है। जितना अच्छे से क्लियर रहेंगी उतना अच्छे से समझ पाओगे 12th क्लास को भी, उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे सारी चीजों को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखी आज की क्लास में। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कुछ कंडीशंस हैं, इनको जरूर दिमाग में रखोगे। तो अल्टीमेटली हमको इतना पता चल गया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमको अप्रोच करना है। ठीक बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो वेक्टर्स अपना रिवीजन कंप्लीट हुआ है, आप अपने पैकेजेस से सॉल्व करो क्वेश्चंस को, कुछ डाउट होंगे तो ज़रूर हम लोगों को अप्रोच करो, बताओ। और हम इसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट करेंगे। हालांकि एक बड़ा ही आसान चैप्टर है, लेकिन एरर्स में, डायमेंशंस में और स्पेशली जब हम स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, गलतियाँ होती हैं और तुम लोगों ने देखा ही होगा ना। तो उन सारी गलतियों को एक बार रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू बच्चों।